हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि फार्मर्स दोबारा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से फार्मर्स को दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लिए उतरना पड़ा और ऐसी उनकी क्या डिमांड्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो सकती। वो आप खुद सुन के खुद डिसाइड करना कि ऐसा क्यों नहीं फुलफिल हो सकती है। और ऐसे मोर अपडेट्स के लिए ना हमारे इस चैनल को जरूर से फॉलो करें। तो फार्मरों के द्वारा डिसाइड ये किया गया था कि 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च, जो कि हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ जाने के लिए ये लोग रवाना हुए थे, जिसको देखते हुए जो प्रशासन है उसने हरियाणा के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब से लगते हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया था। अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैठाला, जिंद, हिसार और फतेहाबाद, इन सबको इन्होंने सील कर दिया था। और इसी के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस की सर्विसेज को भी बिल्कुल रद्द कर दिया था 11 फरवरी को। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल जो लीडर थे उन्होंने बताया कि 200 फार्मर के जो यूनियंस है ना वो इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ये नॉन पॉलिटिकल क्यों है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब 2020 के अंदर 3 फार्म लॉ लेके आए हुए थे तो फार्मरों के द्वारा बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ा गया था, जिसकी वजह से सरकार को उन लॉज को रिपील करना पड़ा था। तो उस चीज को देखते हुए तो कई सारे एलिगेशंस लगाए गए थे संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर और कि ये लोग पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए कई सारे लीडरों के अंदर मतभेद होने के कारण एक अलग से संगठन बनाया गया जिसको नॉन पॉलिटिकल बताया गया, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, जिसको लीड कर रहे हैं जगजीत सिंह ढेलेवाला। और अगर आपको ध्यान हो तो शुरुआत में मैं कह रहा था कि मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि फार्म जो प्रोटेस्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी सारे जो फार्मर्स के यूनियन हैं वो लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो क्योंकि बहुत सारे किसान इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब हमें ये जरूर से समझना होगा कि ये जो किसान है इनकी डिमांड क्या और ये लोग इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे क्या डिमांड है जिसको फुलफिल कराने के लिए ये लोग दोबारा से सड़कों पे आए हैं। तो सबसे पहला जो इनकी डिमांड है वो है एमएसपी को लीगल बनाना। उसके ऊपर एक लॉ बनाने के लिए ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट बाउंडेबल हो जाए कि वो उसके ऊपर उसको जरूर से इम्प्लीमेंट करेगी। अगर वो नहीं करती है तो जो किसान जो है ना वो फिर कोर्ट में जा सकते हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एमएसपी क्या है? एमएसपी कुछ नहीं, बस एक मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर मार्केट के अंदर प्राइजेस सडनली फॉल हो जाते हैं तो हम आपको आपकी जो क्रॉप्स हैं ऊंचे दामों पे खरीद लेंगे, ताकि आप लोगों के जो खर्चा जो है प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट लगी है ना वो उसको आप रिकवर कर सको। अगर सरकार इन क्रॉप्स को जो प्रोक्योर करती है उसी क्रॉप्स को फिर वो सब्सिडाइज रेट पे गरीबों को जो है अपने फर्दर स्कीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन जब फार्म लॉ आए थे 3 फार्म लॉ आए थे 2020 के अंदर, तो जिसको देखते हुए फार्मर्स जो थे ना इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। और जब समझौता हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो जनरल इलेक्शन होने से पहले ही जो ये किसान हैं ये लोग चाहते हैं कि इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू इस लॉ को बनाओ और हमारे डिमांडों को पूरा करो। दूसरा जो इनका जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है स्वामीनाथन कमीशन। तो स्वामीनाथन कमीशन के अंदर रिकमेंडेशन थी कि उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार ही जो एमएसपी के जो प्राइसेस है ना वो डिसाइड करने चाहिए। तो हालांकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम कर रहे हैं, बट किसान जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है और उन्हीं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे चौंकाने वाली है वो है कि भाई पेंशन, किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए जब वो रिटायर हो जाएं। और कितनी 6,000 रुपए की जो पेंशन है वो किसानों को मिलनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। एक तरफ सरकार जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालना चाहती है। जैसे कि हमने देखा कि जो अग्नि वीर की जो स्कीम आई थी तो उसके अंदर मेनली सरकार का क्या एम था? मेनली सरकार का यही एम था कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसको कम कर सकें और उन एक्सपेंडिचर्स जो हम पैसा बचाएंगे उसको हम एक एसेट बनाने के अंदर यूज करें। लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं उनकी डिमांड कुछ और ही हो रही है।
चौथी जो इनकी डिमांड है वो है फार्म डेप्थ वेवर्स। इसके तहत ये लोग चाहते हैं कि जैसे कि ये लोग प्रोडक्शन करते हैं तो ये कर्जा वर्जा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अगर सही नहीं होती और या फिर उनको सही दाम नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये कर्ज में आ जाते हैं। तो ये किसान चाहते हैं कि उनका जो डेप्थ है उसको हटा दिया जाए, उनको माफ़ कर दिया जाए। चौथी जो इनकी डिमांड आ रही है, जो लखीमपुर, जब आपको याद हो 2020 के अंदर जब फार्म लॉ के लिए जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो लखीम खेरी के अंदर जो वायलेंस हुआ था, तो उसके अंदर जो भी वायलेंस हुआ था तो उसकी वजह से केसेस किए गए थे काफ़ी सारे किसानों के ऊपर। तो जो विक्टिम्स थे ना, उनके ऊपर केसेस हटाने के लिए भी ना एक तरीके का डिमांड करी गई है। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मेरे को क्यों नहीं लग रहा था कि यार इतना ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो यूनियंस है ना इसके अंदर सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने इस प्रोटेस्ट के अंदर आने से मना सा कर दिया, क्योंकि इनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है फार्मर्स कम्युनिटी के अंदर। और जो राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था फार्म प्रोटेस्ट के अंदर, आपने देखा ही होगा, उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है खाप्स, एक कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जाट की, जिनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है कि वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, आप जब भी देखोगे ना कि फार्म प्रोटेस्ट के अंदर जब भी पार्टिसिपेशन की बात आती है तो बढ़ चढ़ के पंजाब और हरियाणा के जो किसान होते हैं ना, वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करते हैं। ऐसे क्यों जनरली हमें देखने को मिलता है? देखिए दोस्तों, जो एमएसपी जो आई थी ना, उसका बढ़ चढ़ के अगर किसी ने फायदा उठाया है ना, तो वो पंजाब और हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने उठाया है बढ़ चढ़ के। अगर आप देखोगे 2022 और 23 के प्रोक्योरमेंट, जो कि सबसे ज्यादा पंजाब से ही लिए गए हैं, 9.6 मिलियन जो टन के जो गेहूं है ना, वो प्रोक्योर गए थे पंजाब से, और उसके बाद एमपी और उसके बाद हरियाणा। और अगर आप पैडी के बारे में देखोगे तो पंजाब भी इसी के अंदर लीड कर रहा है 18.7 मिलियन टन, जो कि पैसे बनाता है 36,700 करोड़ रुपए का। उसके बाद पंजाब के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, और उसके बाद तो फिर छोटे छोटे फिगर है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से पंजाब के जो फार्मर है ना, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं एमएसपी को लेके। ये पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है ना, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960s और 70s के अंदर, तो ये पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है ना, यही सबसे बड़ा रीजन था जहां पे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वीट और पैडी के अंदर। तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो मेनली 2 ही क्रॉप को प्रोक्योर करती है, जिसकी वजह से मेनली फार्मर्स जो हैं वो मेनली 2 ही क्रॉप्स को फिर उगाते हैं, वीट और पैडी, ताकि फार्मर गवर्नमेंट को उसको बेच सके और उनको अच्छा खासा मुनाफा हो सके। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके की डिमांड्स करी गई है फार्मर्स के द्वारा, और ये सरकार का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। और हमारे इस चैनल को जरूर से फॉलो करें आगे मोर अपडेट्स के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे, ताकि हम आपको अवेयर करा सकें कि हमारे आसपास क्या चल रहा है।